Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, वेलकम टू केएस एकेडमी। आज के इस प्रेजेंटेशन में हम बात करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ कोल की, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बात करते हैं इसकी। एनालिसिस ऑफ कोल टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस एंड अल्टीमेट एनालिसिस। सबसे पहले चलते हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस पे। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस हमें सिर्फ एक आइडिया देता है, एक प्रॉक्सिमेशन होती है। हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता नहीं होता वो कोल किस चीज़ों से मिलके बना है, हमें बस उसके कंटेंट्स पता होते हैं कि हाँ इसमें ये चीज़ें हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ कोल के लिए यूज होता है। इसमें हम चार चीज़ें पता करते हैं: मॉइस्चर कंटेंट, वोलाटाइल मैटर, ऐश और फिक्स कार्बन। सबसे पहले चलते हैं मॉइस्चर कंटेंट पे। जो एयर ड्राइड कोल होता है, पहली बात तो एयर ड्राइड कोल क्या होता है वो बताती हूँ मैं। एयर ड्राइड कोल का मतलब होता है कि जो जैसे किसी भी कोल में कोई मॉइस्चर है, उसमें हल्का बहुत पानी है, तो हम उसे नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे बाहर रख देते हैं तो उसका पानी इवेपोरेट हो जाता है। अब इवेपोरेट हो गया बट उसमें फिर भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर बचा होता है, उसे हम कहते हैं, उस कोल सैंपल को हम कहते हैं एयर ड्राइड कोल सैंपल। ठीक है, उस एयर ड्राइड कोल सैंपल जिसमें बाहर का पानी सारा इवेपोरेट हो चुका है, अंदर पानी बचा है, उसे हम एक इलेक्ट्रिक हॉट ओवन में रखते हैं, जिसमें हम रखते हैं उसे 105 105 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, हम उसे 105 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं। फिर जो हमारे पास सैंपल आता है वो हॉट होता है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है। अब किसी भी बहुत गर्म चीज़ का टेम्परेचर हमें एकदम से कम करना है, एकदम से उसे ठंडा करना है, तो उसे डेसिकेटर में रखा जाता है। तो हम उस हॉट कोल कोल के सैंपल को, जिसमें से अब पानी निकल चुका है, इवेपोरेट हो चुका है, उसके अंदर का भी मॉइस्चर था वो भी हट चुका है, उसे डेसिकेटर में करके हम ठंडा कर देते हैं। अब जो हमारे पास पहले कोल का सैंपल था और अब जो कोल का सैंपल है, उन दोनों का वेट देखते हैं। पहले गिवन कोल का सैंपल जो कि हमने लिया है, और फिर जो हमारे पास मतलब ये ओवन में रखने के बाद, इतने टेम्परेचर के बाद, 1 घंटे तक रखना है हमें इसे। इतने टेम्परेचर देने के बाद जो हमारे पास सैंपल बचा है, फिर उसका वेट देखते हैं हम। उससे हम परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर पता करते हैं। परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर यही है, लॉस इन वेट। लॉस इन वेट का मतलब पहले जितना वेट था और अब जितना वेट है, उन दोनों को माइनस कर दो तो लॉस इन वेट अपॉन टोटल वेट, पहले जितना वेट था इंटू 100, तो ये आपका परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर आ जाएगा। इसके बाद आता है वॉलेटाइल मैटर। वॉलेटाइल मैटर क्या होता है? वॉलेटाइल मैटर में कुछ कंबस्टिबल गैसेस भी होती हैं उस कोल के अंदर, जैसे कि हाइड्रोजन हो गई, कार्बन मोनोक्साइड हो गई, यहाँ पे लिख लेते हैं, हाइड्रोजन हो गई, कार्बन मोनोक्साइड हो गई, और मिथेन हो गई, भाई तो कहाँ चला गया, और मिथेन हो गई। ऐसे काफी सारी कंबस्टिबल गैसेस होती हैं जो कि कंबशन करती हैं। तो अब उससे हमें उसे भी हटाना है। हमें तो मेन तो उसमें कोल पता करना है, कोल हमें कार्बन कंटेंट पता करना है ना, उसमें कार्बन कितना ज्यादा है। तो हमें ये सारे कंटेंट्स प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से पता चलते हैं। अब जो मॉइस्चर फ्री कोल बचा हमारे पास, ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट करने के बाद, मॉइस्चर हटाने के बाद जो कोल बचा, उसे हम फिर से ओवन में हीट करते हैं। इन दोनों चीजों को हम कवर करके हीट करते हैं ओवन में। ठीक है, 950 प्लस या माइनस 20 डिग्री सेल्सियस 7 मिनट के लिए हीट करते हैं। फिर ये हमारे पास एक सैंपल आता है, उसे वापस डेसिकेटर में करते हैं, फिर एकदम से ठंडा करते हैं कोल को, और फिर हमारे पास सैंपल आ जाता है। इन दोनों का हम अब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास लॉस इन वेट आ जाता है अपॉन टोटल वेट इंटू 100। ये आ गया हमारा परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर। ठीक है, अब जो ऐश ऐश हमें पता करनी है, उसमें कितनी राख कितनी है उस सैंपल में, हमारी जो भी हमारी जितनी राख बनेगी। तो जो हमारे पास अब रेजिड्यू बचा है, ठीक है, हमने दो चीजें निकाल दी, वॉलेटाइल मैटर निकाल दिया और हमने मॉइस्चर कंटेंट निकाल दिया। अब हमारे पास ऐश हमें पता करनी है। ऐश के लिए जो रेजिड्यू बचा है उसको हम फिर से ओवन में हीट करते हैं, 1.5 घंटे के लिए हीट करते हैं, लेकिन इस बार ओवन को ओपन रखते हैं। इस बार इसे बंद करके हीट नहीं करते। तो फिर अब जो ये कूल्ड मास, ये हमने डेसिकेटर में रखने के बाद जो कूल्ड मास बचा, उन दोनों के मास को माइनस करेंगे तो वेट ऑफ रेजिड्यू लेफ्ट आ जाएगा अपॉन टोटल वेट ऑफ कोल इंटू 100। ये आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऐश। ये आपको फॉर्मूलेज याद रखने हैं, ये आपको आगे क्वेश्चंस में पूछेंगे। जो भी आपको आपकी बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अब बात आती है फिक्स्ड कार्बन की। फिक्स्ड कार्बन क्या होता है? फिक्स्ड कार्बन, जैसे हमने इससे पहले वाले सेशन में बात करी थी फिक्स्ड हाइड्रोजन की, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर बना चुका है, जो कि अब हमारे एक्सपेरिमेंट में पार्ट नहीं करेगा, नहीं लेगा, उसे कहते हैं फिक्स्ड हाइड्रोजन। अब ऐसे ही फिक्स्ड कार्बन है, उस
जब हमने ऐश निकाल दी, वॉलेटाइल मैटर निकाल दिया, मॉइस्चर निकाल दिया, अब जो हमारे पास जो सैंपल बचा है उसमें सिर्फ कार्बन नहीं है, उसमें कुछ नॉन वॉलेटाइल एलिमेंट्स भी हैं। ठीक है, उसमें कुछ नॉन वॉलेटाइल एलिमेंट्स भी हैं कार्बन के साथ। तो अब हमें अब इस फिक्स्ड कार्बन का वैल्यू निकालना है। जितना ये फिक्स्ड कार्बन ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमारा फ्यूल अच्छा होगा, उतनी ही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी और एफिशिएंसी अच्छी होगी। तो अब परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन कैसे निकलता है? जो हमने 100% में से हम परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर जो कि हम निकाल चुके हैं ऊपर वाले फॉर्मूले से, उसे माइनस करें, वॉलेटाइल मैटर को माइनस करें, ऐश को माइनस करें, तो हमारा क्या आ जाएगा? परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगा। ये हमारा हो गया प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। अब चलते हैं हम अल्टीमेट एनालिसिस पे। तो इससे हमें 5 चीजों के बारे में पता चलता है। एक तो हो गई कार्बन एंड हाइड्रोजन, कितने अमाउंट में, परसेंटेज में। अब हमें एलिमेंट्स पता चलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऐश, ऑक्सीजन। जो अल्टीमेट एनालिसिस है ना, वो इंडस्ट्रीज में यूजेज के लिए कितना वो कोल कितना अच्छा है कि वो इंडस्ट्री में यूज होएगा, वो हमें पता चलता है। सबसे पहले आते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन पे। कार्बन एंड हाइड्रोजन पे हमें कोई भी कोल का सैंपल मिला है, ठीक है, हमें कोल का सैंपल दिया गया है, उसे हम एक्सेस ऑफ प्योर ऑक्सीजन में हीट करेंगे। एक्सेस ऑफ प्योर प्योर ऑक्सीजन का क्या मतलब होता है? प्योर ऑक्सीजन का मतलब होता है ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, ना उसमें मॉइस्चर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ना उसमें मॉइस्चर होना चाहिए, ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए। ओके, तो अब जो हमारा कोल है उसके अंदर जितना भी कार्बन होगा ना, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। जितना भी वाटर होगा वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर, जितना भी हाइड्रोजन होगा वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बना लेगा। ठीक है, अब अब इसमें इन दोनों चीजों में से हम कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज पता करेंगे। देखो, ये हमने वो सैंपल लिया जिसमें हमारा नॉर्मल जो कोल सैंपल है वो हमने यहाँ पे लिया, यहाँ से हमने प्योर ऑक्सीजन दी। ठीक है, अब प्योर ऑक्सीजन के बाद जब ये आगे आएंगे तो यहाँ पे हमारी जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो चुकी होगी, जो हाइड्रोजन है वो वाटर में चेंज हो चुका होगा। अब एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2। CaCl2 क्या करेगा इसमें? जो अब इसमें से CaCl2 क्या करेगा? वाटर को एब्सॉर्ब कर लेगा। CaCl2 ले जाएगा वाटर, और एक सेकेंड आपको दिख नहीं रहा ना, तो मैं मिटा देती। CaCl2 क्या करेगा? वाटर ले जाएगा, और जो KOH है, KOH सॉल्यूशन क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेगा। वाटर निकाल लिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लिया, मतलब कि हमारे पास कोल सैंपल के बाद इसके बाद जो आके हमारे पास सैंपल बचेगा उसमें से कार्बन और हाइड्रोजन दोनों निकल चुके होंगे। अब इनकी परसेंटेज पता करनी है हमें। तो सबसे पहले हर किसी को पता है 44 ग्राम ऑफ CO2 में 12 ग्राम ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है। तो एक्स ग्राम में क्या प्रेजेंट होगा? यूनिटरी मेथड लग रहा है नॉर्मल। 12/44 इंटू एक्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट होगा। परसेंटेज निकालने में के लिए क्या होगा? जितना कार्बन प्रेजेंट है अपॉन टोटल वेट ऑफ फ्यूल इंटू 100। ये हो गए हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन। ऐसे निकालते हैं हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। 18 ग्राम में 2 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो y ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा? 2/18 इंटू वाई। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए 2 इंटू वाई, ये इंटू है, 2 इंटू वाई अपॉन 2/18 इंटू वाई अपॉन में इंटू वेट ऑफ, मतलब वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल वेट ऑफ फ्यूल इंटू 100। तो ये हमारे पास आ गया वेट ऑफ हाइड्रोजन। अब चलते हैं नाइट्रोजन की तरफ। भाई अब नाइट्रोजन निकालना है हमें उसमें से। नाइट्रोजन निकालने के लिए क्या करेंगे? अब हम करेंगे नाइट्रोजन मतलब जितना भी उस कोल में उस सैंपल में हमारे पास नाइट्रोजन है, पहली बात तो उस सैंपल के अंदर हम H2SO4 प्लस CuSO4, वो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है रिएक्शन में, H2SO4 प्लस CuSO4 डालेंगे। नाइट्रोजन, जो भी उस सैंपल की नाइट्रोजन होगी, उन इसको हीट करेंगे तो जो भी सैंपल की नाइट्रोजन होगी वो अमोनियम सल्फेट बना लेगी। अमोनियम सल्फेट में एक्सेस ऑफ NaOH डालते हैं तो क्या होता है? उसमें क्या होगा? सोडियम सल्फेट, अमोनिया और वाटर। वाटर वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा क्योंकि हीट कर रहे हैं हम। अमोनिया भी वेपर बन जाएगी और ये हमारे पास पीपीटी बच जाएगी नीचे। इतना समझ आ गया? सॉल्यूशन में बच जाएगा।
अब जो भी ये बचेगा, ये देखिए H2SO4 और CuSO4, इसके अंदर हमने कार्बन का कोल का सैंपल लिया हुआ है। ये इसे जलदार फ्लास्क कहते हैं और इस मेथड को जलदार मेथड कहते हैं। इसमें से क्या होगा कि जो भी उस सैंपल में नाइट्रोजन होगी वो अमोनियम सल्फेट बना लेगी। अब उसी जो अमोनियम सल्फेट बन गया है उसे हम इसमें लेते हैं और फिर इसे एक्सेस ऑफ NaOH में हीट करते हैं, इसमें NaOH डालते हैं और फिर उसे हीट करते हैं तो अमोनिया इवेपोरेट होके इस फ्लास्क में कनेक्ट हो जाएगी। अमोनिया कलेक्ट हो गई मतलब कि हमारा नाइट्रोजन भी उस सैंपल में से निकल गया। इसका एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने का, नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, नॉर्मेलिटी ऑफ H इंटू वॉल्यूम ऑफ H2SO4, नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH इंटू वॉल्यूम ऑफ NaOH अपॉन टोटल वेट ऑफ कोल। इसको फर्दर सॉल्व करके आप एक बार बुक में देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूले पूरी डेरिवेशन नहीं लिखी है, मैं वीडियो बोरिंग नहीं करना चाहती। तो 1.4 इंटू N1 इंटू V1 अपॉन टोटल वेट ऑफ कोल, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने का। आगे चलते हैं सल्फर निकालने का। अब जो बचा हुआ है जिसमें से हमने कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन निकाल दिया, जो बचा हुआ है उस उसके जो मतलब जो बचा है वो काफी गर्म हो चुका है तो उसको एक राख ही बोलते हैं। तो उसमें जो सल्फर पार्ट है ना, उसमें अगर हम डाइल्यूट HCl डालेंगे तो जो सल्फर होगा ना, सल्फर एच डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। अब उसमें हम BaCl2 बेरियम क्लोराइड डालेंगे ना, तो जो सल्फर वाला पार्ट है वो बेरियम के साथ बॉन्ड बनाएगा और प्रेसिपिटेट हो जाएगा बेरियम सल्फेट की फॉर्म में, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब वो प्रेसिपिटेट हो गया, उसमें से हम सल्फर की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि इतने इतना बड़ा सैंपल है ना, उसमें कितनी सारी चीजें प्रेजेंट है हमें नहीं पता, बट बेरियम सल्फेट में तो हमें पता है ना कि बेरियम और ऑक्सीजन ही है सल्फर के साथ, तो हम उसमें से निकाल सकते हैं। ऐसे ही हमें अमोनिया में किया, उसमें सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है हमें पता है, तो उसमें से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं नाइट्रोजन की, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि 233 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट में ऑब्वियसली 32 ग्राम ऑफ सल्फर प्रेजेंट होता है, सबको पता है। तो x ग्राम में कितना प्रेजेंट हो जाएगा, 32/233 ऑफ x सल्फर प्रेजेंट हो जाएगा। नॉर्मल यूनिटरी मेथड है। हाँ, अब करते हैं, तो मैं थक गई। परसेंटेज ऑफ सल्फर आ जाएगी, इसी में से जो हमने वैल्यू ऑफ टोटल सल्फर निकाला, जो जितना भी सल्फर बचा हुआ है उसको इंटू 100 अपॉन टोटल वेट ऑफ फ्यूल कर देंगे तो परसेंटेज ऑफ सल्फर हमारे पास आ जाएगा। अब ऐश पे चलते हैं। ऐश का बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हमने प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में किया। ठीक है, हमने कैसे किया था ऐश का, एक बार वापस से देख लेते हैं अगर आप लोग भूल गए हो तो। ऐश को कैसे किया था, ऐसे हीट करा, ठीक है, जो भी मास बचा उसे हीट करा, उसे कूल करके उसमें से रेजिड्यू माइनस कर दिया और फिर परसेंटेज निकाल ली। ठीक है, ऐसे ही ऐश का हो जाएगा। अब आता है ऑक्सीजन का कंटेंट। ऑक्सीजन का कंटेंट कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। लास्ट चीज बची है तो 100 में से सबको माइनस कर दो तो हमारे पास ऑक्सीजन का कंटेंट निकल जाएगा। 100 में से माइनस कर दिया परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, तो ऑक्सीजन का कंटेंट निकल जाएगा। क्या हो गया ब्रो, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर की परसेंटेज को माइनस कर दिया तो हमारे पास ऑक्सीजन का कंटेंट निकल जाएगा। तो ठीक है गाइस, अब तो आप भी थक गए हो, मैं भी थक गई, तो हम इस प्रेजेंटेशन को इतना ही रखते हैं। अगली प्रेजेंटेशन में हम बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चर ऑफ कोक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा और प्लीज कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिख दो। ओके, सो थैंक यू सो मच।